Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome in course compiler construction. And today's the discussion will be about lexical analysis. In previous lecture number 9, we have discussed the part 1 of this lexical analysis. Now we are in position to discuss the second part. तो जो पार्ट नंबर 1 की हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव देखा था कि लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो स्कैनिंग करता है और फर्दर टोकन जनरेशन का काम करता है। अब हमने उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बेस पे उन्हीं जो डिस्कशंस की थी उन्हीं की बेस पे हमने थोड़ा सा कोड को भी देखना है, थोड़ा से कोड को और उससे रिलेटेड ट्रांजिशन डायग्राम जो है उनको हमने डिस्कस करना है। जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे आज के उनमें बेसिकली डिस्कस करेंगे हम व्हाट आर रेगुलर डेफिनेशंस एंड करस्पॉन्डिंग ग्रामर्स। वो क्या होती हैं, आप लोग फेमिलियर हैं ग्रामर्स के साथ, और कुछ रेगुलर डेफिनेशंस जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, लेक्चर नंबर 9 के अंदर भी हमने इनको डिस्कस किया था। इसी तरह जो हमारे पास है लेक्सिकल एनालाइजर के एक्स्ट्रा ऑपरेशन जो ये परफॉर्म करता है, हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि किस तरह से वाइट स्पेसेस जो है और उसके अंदर वाइट स्पेसेस के अंदर जो भी डिफरेंट हमारे पास कंसेप्ट्स आते हैं, लाइक स्पेस का आता है, ब्लैंक्स का आता है, टैब्स का आता है, हमारे पास न्यू लाइंस का आता है। तो ये सारे जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हैं जो कि लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म करता है। And third one, the most important today's topic is the transition diagram and how to implement these transition diagram which are related to the first phase of the compilation process, that is the lexical analysis. तो ये हमारा मेन बुनियादी टॉपिक होंगे जिनके ऊपर हमने डिस्कशंस करनी है। अगर हम लिटिल बिट बात करें इस पूरे चैप्टर की, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली लेक्सिकल एनालिसिस फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस लेक्सिकल एनालाइजर विद पार्सिंग, ये डिस्कस हो चुकी है हमारे लेक्चर नंबर 9 के अंदर। सो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द ट्रांजिशन डायग्राम्स हियर एंड द अदर टॉपिक्स like designing a lexical analyzer, the subset construction algorithm, minimization of number of states of a DFA। ये तमाम चीजें जो है ये subsequent topics जो है इनको हम अपने आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि एक कंप्लीट आइडिया हम ले सके कि किस तरह से लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसको हम देखते हैं और उसकी बेसिक फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे रेगुलर डेफिनेशंस की और उससे करस्पॉन्डिंग ग्रामर्स की। सो यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव ए ग्रामर, it have different production rules. One rule represented by using the non-terminal statement STMT, other non-terminal is representing expressions, and the third one representing the term. इसमें हमारे पास एक नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट उसकी फर्दर प्रोडक्शन बॉडीज है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं स्टेटमेंट है, और इसमें जो इसकी प्रोडक्शन बॉडी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इससे जनरेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट को, या फिर इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट को। यानी जो बुनियादी स्ट्रक्चर है हमारे पास इफ स्ट्रक्चर का वो इसी तरह से है कि सिंपल इफ स्ट्रक्चर जो है उसमें आप कंडीशन लगाते हैं और उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एक स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है जिसमें इफ एल्स का, जिसमें ट्रू केस में और फॉल्स केस में दोनों केसेस के अंदर आपको जो है वो रेलेवेंट स्टेटमेंट्स जो है वो राइट अप करनी पड़ती है। सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्शन बॉडी विल रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें कि स्टेटमेंट आप इसको जनरेट कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को, और लाइक दैट एक्सप्रेशन है उसकी अपनी हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्शन बॉडी है। लाइक एक्सप्रेशन
can produce the term relational operator. RELOP, basically this represents the relational operator, और उसके बाद टर्म है, या फिर एक्सप्रेशन डायरेक्टली कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्म एंड टर्म फर्दर विल प्रोड्यूस द IDR, द नंबर। अब इसमें इस ग्रामर को देखते हुए कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास जिनको हमने प्रोमिनेंट किया है, जिनको हमने डार्क किया है, कलर किया है, just to differentiate, just to have a bit more idea of these type of symbols। इसमें आप देख सकते हैं, if की बात करें, then की बात करें, else की बात करें, relope की बात करें, ID की बात करें, num की बात करें, ये हमारे पास तमाम वो सिंबल है जिनको हमने थोड़ा सा बोल्ड किया है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम अदर सिंबल्स। क्या रीजन है इसकी, हमने क्यों किया है? जस्ट वी वांट टू हैव सम मोर डेफिनेशन, सम मोर रेगुलर डेफिनेशंस रिगार्डिंग दीज सिंबल्स। तो उसके लिए हमने वन बाय वन इनको हम देखते हैं। हमने इनकी यहाँ पे रेगुलर डेफिनेशंस जो है आपके सामने आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे लिखी हुई है इसमें। तो इसमें इफ की बात करें, देन की बात करें, एल्स की बात करें, ये आप देख सकते हैं ऑल दीज थ्री आर द कीवर्ड्स। सो इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने जो इनकी डेफिनेशन दी है वो कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि एज इट इज ही हमने उनको राइट किया है। सो इट मीन के रिजर्व वर्ड्स जो है उनकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास सिमिलर होगी जिस नेम के साथ हमने उसको राइट अप किया है। सो इफ की रेगुलर डेफिनेशन इफ ही है, देन की रेगुलर डेफिनेशन देन ही है, एल्स की रेगुलर डेफिनेशन जो है वो एल्स ही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। फर्दर यहाँ पे एक क्लैरिफाई करनी है एक चीज के ये जो देन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C और C++ ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जो केस देख रहे हैं दिस बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज नोन एज द पास्कल। So in Pascal language, this is a keyword. So that's why we are writing the grammar regarding this particular programming language. So this is the reason that then comes here. इसी तरह जो दूसरी रीजन यहाँ पे बताई गई है वो नॉट इक्वल ऑपरेटर के बारे में बताई गई है। जो नॉट इक्वल ऑपरेटर है उसको तो हम C और C++ में किसी और वे के अंदर राइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम नॉट ऑपरेटर के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल ब्रैकेट्स जो है वो हम इनको यूज करते हैं। तो दो चीजें जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसमें आप देख सकते हैं फर्दर ये इफ देन एल्स के बाद जो नेक्स्ट सिंबल है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में रिलेशनल ऑपरेटर है। एंड दिस रीलोप कंसिस्ट्स ऑफ 6 डिफरेंट सिंबल्स। वन इज लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, greater than equal और equal। So it mean हमारी ग्रामर के अंदर जो हमारे पास रीलोप का एक नेम हमने यूज किया है, एक सिंबल हमने यूज किया है, आप समझ लें एक टोकन हमने यूज किया है, हमने यहाँ पे उसको एलेबोरेट किया है और हमने उसको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमारे पास इसके अंदर इसकी कैटेगरी के अंदर डिफरेंट सिंबल्स जो है वो राइट किए जा सकते हैं। जिस तरह लेस है, लेस देन है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आईडी है। सो आईडी रिप्रेजेंटिंग हियर द आइडेंटिफायर। सो इन जनरल जो हमारे पास आइडेंटिफायर को लिखने का जो बेसिकली रूल है वो यही है कि फर्स्ट लेटर हम फर्स्ट सिंबल जो है हम उसको एज ए लेटर के तौर पे लेते हैं और उसके बाद जो है लेटर या डिजिट की कॉम्बिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें अंडरस्कोर के साथ भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने किसी आइडेंटिफायर को, बट हेयर वी आर यूजिंग जस्ट द जनरल नोटेशन के एक नॉर्मली एक लीगल आइडेंटिफायर जो है वो आप किस तरह से राइट अप कर सकते हैं। नो डाउट कि अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होने वाले आइडेंटिफायर भी लीगल है, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली दो सिंबल्स दैट आर स्टार्टिंग विद लेटर एंड आफ्टर दैट any combination of letter or digit can come 0 or more time. So steric representing the clean star clear के आपका letter या digit या दोनों में से कोई भी symbol जो है at a time जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
अब इसमें जो लेटर है हमारे पास, इसकी मोर एक्सप्लेनेशन हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लेटर जो है वो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख रहे होंगे इस पूरी ग्रामर के अंदर नहीं है, और लेकिन हमने इसको अपनी डेफिनेशन के अंदर यूज किया है। सो वन लाइन बिफोर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बेसिकली लेटर में क्या हो सकता है। सो लेटर कैन कंसिस्ट ऑफ सिंबल फ्रॉम कैपिटल ए टू जी और फ्रॉम स्मॉल ए टू जी। सो एक ये हमने एक्सप्लेनेशन दी है कि तमाम के तमाम कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी लेटर्स इसमें शामिल है। इसी तरह जो नेक्स्ट ग्रामर के अंदर सिंबल हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द नम, एंड नम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। तो इसमें इंटीजर भी आ सकता है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का नंबर भी आ सकता है, इसमें एक्सपोनेंट का नंबर भी आ सकता है विद पॉजिटिव वैल्यूज और विद नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका मतलब है नंबर्स में डिफरेंट वैरायटी के नंबर्स आप राइट अप कर सकते हैं। अब वो कैसे आप उनको देख सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको अगर हम देखें, दिस इज डिजिट प्लस है। अब डिजिट प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन लेंथ का डिजिट या मोर देन वन लेंथ के डिजिट इसमें जो है वो आ सकते हैं। सो इफ वी इग्नोर ऑल द अदर कॉम्बिनेशंस, हम अगर इस सारे को इग्नोर करें, उसको इग्नोर करने की भी रीजन है, वो रीजन ये है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज कर रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन मार्क वर्क्स एज अ यूनरी ऑपरेटर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 के एंड में ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन मार्क जो है वो अपने लेफ्ट पे जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसको 0 और 1 टाइम जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। सो इट मीन इफ इट रिप्रेजेंट्स इट्स लेफ्ट साइड 0 टाइम, देन इट मीन वी हैव नथिंग फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। और सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन मार्क को देखें तो इसमें से भी अगर किसी से आप पिक ना करें किसी कॉम्बिनेशन को, सो इट मीन वी विल हैव द एम्प्टी स्ट्रिंग फ्रॉम हियर। सो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से तो आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक्चुअल में ये डिजिट प्लस जो है वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करके दे सकता है। सो इट मीन कि इस पूरे पैटर्न में से जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें डिजिट प्लस अगर पिक होता है तो ये आपको इंटीजर नंबर प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं इसके साथ क्वेश्चन मार्क और ये डॉट डिजिट प्लस की बात करें, तो डिजिट प्लस अगेन आपको 1 और मोर देन 1 लेंथ के डिजिट आपको प्रोवाइड करके दे सकता है विद डॉट के। इन नंबर्स के बाद आप डॉट यूज करेंगे और फिर उसके बाद जो डिजिट है, मल्टीपल डिजिट्स जो है वो आप इनको यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप, ये ऑप्शनल है कि 0 टाइम और 1 टाइम आप इनको यूज कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को। इसी तरह आपका जो नंबर है वो पॉसिबल है कि वो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, प्लस के साथ, माइनस के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी आर अगेन राइटिंग हियर द क्वेश्चन मार्क व्हिच रिप्रेजेंट्स आइदर वी कैन पिक द एक्सपोनेंट विद प्लस और माइनस के। एक्सपोनेंट तो आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लस माइनस में से किसी एक रूल को आप पिक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगेन डिजिट प्लस है और दिस इज अ क्वेश्चन मार्क व्हिच रिप्रेजेंट्स द डिजिट, एनी नंबर ऑफ डिजिट यहां से आप जो है वो पिक कर सकते हैं। सो एक्चुअली 4 टाइप की कॉम्बिनेशंस नंबर से रिगार्डिंग जो है वो आप यहां से पिक कर सकते हैं। 1 इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट, 1 इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट विद पॉइंट और डिजिट्स प्लस पॉइंट वैल्यू, सो ओवरऑल द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तीसरा इसमें कंसेप्ट ये है कि एक्सपोनेंट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं और उसमें फिर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जो है वो एक्सपोनेंट नंबर्स यहाँ पे राइट अप कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिजिट जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया था हमने हमें पूरी ग्रामर के अंदर, या किसी भी तरह से ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं थी। सो 1 लाइन बिफोर यूजिंग दिस वन हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये डिजिट जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रेजेंटिंग द डिजिट्स रेंज फ्रॉम 0 to 9। इसी तरह अगर आप देखें ये सेकंड बॉक्स आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये कॉमन अजम्पशन हमें बता रहा है। वो कॉमन अजम्पशन क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि एक हमारे पास है आइडेंटिफायर्स, ओके, और एक हमारे पास है रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। अब जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, इफ की बात करें, जो केसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इन तीनों की बात कर लें, इफ की बात करें, देन की बात करें,
एल्स की बात करें या इसी पैटर्न पे स्विच की, फॉर की, व्हाइल की बात करें, ये बेसिकली तमाम के तमाम हमारे पास जो रिजर्व वर्ड्स हैं, ये एक्चुअल में उसी पैटर्न के ऊपर लिखे जाते हैं जिस पैटर्न के ऊपर हमारे पास आइडेंटिफायर्स को लिखा जाता है नॉर्मली। कि आइडेंटिफायर भी पॉसिबल है कि तमाम के तमाम उसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और कीवर्ड्स में भी डेफिनेट है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है आप तमाम के तमाम इसमें जो है वो अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं। सो इफ में आई और एफ का कॉम्बिनेशन है, सो बोथ ऑफ दीज आर अल्फाबेटिक लेटर्स। देन की बात करें, एल्स की बात करें तो ये। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम जो रिजर्व कीवर्ड्स को यूज करते हैं वो भी सिमिलर फील होते हैं जिस तरह से हमारे पास आइडेंटिफायर है, लेकिन ये जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं इनके जो आपके पास मैचिंग होगी, इनके जो लेक्सीम बनेंगे, यानी इफ इज अ लेक्सीम देन इज अ लेक्सीम, ये जो लेक्सीम बनेंगे ये आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं होंगे, और ये बेसिकली जो है रिजर्व्ड कीवर्ड्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। इनकी लिस्ट है पूरी, ये जितने भी हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये वेरी करते हैं। तो पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये फिर हम डिफाइन करते हैं कि कितने वर्ड्स एज अ रिजर्व के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। ओके, अगर ये डिफाइंड है ये कितने कीवर्ड्स हैं, तो हम इनको इनिशियली तौर पे अपने सिंबल टेबल के अंदर पहले स्टोर कर देंगे, ताकि हम किसी भी एक लीगल आइडेंटिफायर को जब चेक करें तो सबसे पहला काम ये करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या हमारे सिंबल टेबल में वो मौजूद है। अगर हमारे सिंबल टेबल में आपका गिवन पैटर्न जो है वो अवेलेबल है, देन इट मीन कि जिस चीज को आप चेक कर रहे हैं वो रिजर्व कीवर्ड है, वो आइडेंटिफायर नहीं है। तो लेकिन अगर आपका वो पार्टिकुलर पैटर्न वहां पे अवेलेबल नहीं है तो कंफर्म है जो पैटर्न आपने रीड किया है वो एज आइडेंटिफायर के तौर पे आप ले सकते हैं। ओके, इसी तरह अब इनकी बात करें अगर हम, ये उसी से रिलेटेड है प्रीवियसली जो अभी हम देख के आए हैं कि ये किस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट नंबर्स हैं और एक ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन सी हियर ऑल दिस अबाउट द अनसाइंड नंबर, इट मीन द विदाउट द नेगेटिव नंबर, मीन तमाम पॉजिटिव नंबर्स की हम यहाँ पे एक्चुअल में बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर आप गौर करें, so we have different numbers. I have written here 1240, ये एक इंटीजर नंबर है। 39.45 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। 6.33 एक्सपोनेंट 15 ये एक नंबर है एक्सपोनेंट विद प्लस साइन, और 1.578 एक्सपोनेंट -41 यानी कि ये एक नंबर है विद एक्सपोनेंट और माइनस वैल्यू के साथ। ओके, अब इसमें जो हमने यहाँ पे एक ग्रामर दी है उसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव डिजिट, ये एक प्रोडक्शन रूल है, और डिजिट में क्या पॉसिबिलिटी है, इट कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ 0 to 9। इसी तरह डिजिट्स है, मोर देन 1 डिजिट रिक्वायर्ड, देन द रूल विल बी डिजिट स्टार। सो इसका मतलब है दिस डिजिट इज कंफर्म एंड दिस डिजिट स्टार रिप्रेजेंटिंग द ऑप्शन, एक से ज्यादा लेंथ के डिजिट अगर स्टार की वैल्यू अगर हमें 1 2 3 मिलती है तो वो आपको यहाँ से डिजिट जो है वो इजीली आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्शनल फ्रैक्शन है, पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए हमने एक रूल लिखा है यहाँ पे कि डॉट डिजिट्स आप लिख सकते हैं, और या फिर अगर ये नहीं है आपके नंबर के अंदर, आपका नंबर इंटीजर है, तो डायरेक्टली आप एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो उसको पिक कर सकेंगे। इसी तरह ऑप्शनल एक्सपोनेंट को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंट विद प्लस माइनस और एम्प्टी डिजिट्स, के आपके पास पॉसिबल है कि आप एक्सपोनेंट के अंदर प्लस को यूज कर पाएंगे या माइनस को, या ओवरऑल आप इसको पिक नहीं करेंगे। तो इस तरह ये ओवरऑल पिक ना करने की सिचुएशन में यहाँ पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो यूज कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन बट एक्चुअली द फर्स्ट वन, ये वो प्रोडक्शन रूल है जो स्टार्ट पॉइंट है आपका, इसको आप एज ए ग्रामर का स्टार्ट सिंबल के तौर पे लेंगे कि एक पार्टिकुलर नंबर जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं एक्चुअल में उसका जो प्रोडक्शन बॉडी है वो कंसिस्ट करती है 3 डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स के ऊपर, वन रिप्रेजेंटिंग डिजिट्स, सेकंड रिप्रेजेंटिंग ऑप्शनल फ्रैक्शन एंड थर्ड रिप्रेजेंटिंग द ऑप्शनल एक्सपोनेंट। 3 चीजें इसमें आपके पास आपको नजर आ रही है। ओके,
अब अगर हम इन नंबर्स में से फॉर एग्जांपल ये अगर हम इनको पिक करना चाहते हैं, मैं लेट से कि 1240 को फाइंड करना चाहता हूँ थ्रू दिस ग्रामर, इस प्रोडक्शन रूल्स को यूज करते हुए मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि 124 नंबर कैसे जनरेट किया जा सकता है, तो उसको इजीली जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास 1240, लेट से दिस इज ए नंबर, हमने सबसे पहले अपना इस रूल को पिक किया है, नम कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ, इसका जो बेसिक रूल है उसको हमने लिखा है दिस इज अ डिजिट्स ऑप्शनल फ्रैक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव द ऑप्शनल एक्सपोनेंट। इसी तरह हमारे पास फिर हमने डिजिट्स जो है उसको हमने एक्सप्लोर किया है, और डिजिट्स जो है ये फर्दर आपको रूल प्रोवाइड करके दे रहा है किसका, डिजिट स्टार का। सो फ्रॉम दिस डिजिट्स वी हैव डिजिट एंड डिजिट स्टार, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपके प्रोडक्शन का एज इट इज हमने राइट अप कर दिया है, ऑप्शनल फ्रैक्शन एंड ऑप्शनल एक्सपोनेंट। डिजिट से वैल्यू हमने 1 फाइंड की और डिजिट स्टार जो है इसको एज इट इज लिखा है, और रिमेनिंग जितना भी मार्कअप प्रोडक्शन है उसको हमने एज इट इज राइट कर दिया। उसके बाद ये जो डिजिट स्टार है इससे हमें फर्दर डिजिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि डिजिट स्टार्स का मतलब है 0 or more than 1 if you have any number of digits there then you can produce। so हम इसमें से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 240 है, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज हमने लिखा है। actually we have find the complete number that is 1240, so this optional fraction will give you the value of empty string। ऑप्शनल फ्रैक्शन आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकता है, और इसी तरह ऑप्शनल एक्सपोनेंट जो है वो भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करके दे सकता है। सो ओवरऑल वी हैव अ नंबर 1240, दिस वन, एंड बेसिकली दिस इज द नंबर दैट वी वांट टू जनरेट। इसी पैटर्न के ऊपर आप कोई और इंटीजर नंबर, आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू का कोई नंबर है, आपके पास एक्सपोनेंट वाली वैल्यू का कोई नंबर है विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो आप किसी भी नंबर को इन्हीं प्रोडक्शन रूल को यूज करते हुए, इसी ग्रामर को यूज करते हुए इजीली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसमें इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को हमने यहाँ पे मोर एलैबोरेट किया है, मीन शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर हमने इनको राइट किया है कि क्या इनमें से कुछ रूल ऐसे हो सकते हैं, प्रोडक्शन बॉडी ऐसी हो सकती है जिसको हम किसी अदर वे में थोड़ा सा समराइज करके लिख सकते हैं। सो आंसर इज यस, यू कैन सी हियर, अगर हम कंपैरेटिवली देख लें तो दिस इज ए फर्स्ट प्रोडक्शन रूल दैट डिजिट इट कैन प्रोड्यूस वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। सो डिजिट ये प्रोड्यूस करके दे सकता है 0 to 9, ओके। उसके बाद डिजिट्स है, डिजिट कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ डिजिट स्टार। तो अब जरा गौर करें, द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज इन प्रैक्टिस हियर, उसका नॉलेज आप ऑलरेडी रखते हैं कि अगर डिजिट स्टार को हम एक्सप्लोर करें तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लेंथ कम से कम एक डिजिट है वो यहां से आप पिक कर सकते हैं। सो डिजिट से डेफिनेटली, चूंकि इसकी पावर में ना तो स्टार है ना प्लस है, सो इट मीन दिस डिजिट विल कम एग्जैक्टली 1 टाइम। तो एक डिजिट आपको मिल जाएगा, तो डिजिट स्टार ऑप्शनल है, यहां से आपको कोई डिजिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सो ओवरऑल द मिनिमम लेंथ ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी गेट फ्रॉम हियर विल बी ओनली 1 लेंथ। तो अब अगर इसको हम समराइज्ड वे में शॉर्ट फॉर्म के अंदर राइट अप करना चाहें इस डिजिट स्टार को, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये ओवरऑल हम इसको एज अ डिजिट प्लस के तौर पे भी ले सकते हैं। सो clean plus player actually representing one or more instances of its given pattern के जिसके ऊपर ये इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके। इसी तरह ऑप्शनल फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें डॉट डिजिट्स है और उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग है, हमने इसको भी कवर अप किया है बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल एंड में हमने ये डिस्कस की थी कि शॉर्ट हैंड नोटेशन के अंदर हम इस यूनरी ऑपरेटर को यूज करते हैं टू फाइंड 0 or 1 टाइम द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट साइड। तो जो जिसके ऊपर ये अप्लाई है तो इसमें इसका मतलब है कि इसकी एग्जिस्टेंस 0 और 1 टाइम आप यहां से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हमारे पास जो है वो डॉट डिजिट्स, इसको डॉट डिजिट्स और एम्प्टी स्ट्रिंग था, हमने इसको ओवरऑल डॉट डिजिट्स लिख दिया है। सो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि 0 टाइम पिक कर सकते हैं। इफ यू पिक इट 0 टाइम दिस पैटर्न देन इट मीन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अप्लाइड, और दूसरे केस में या फिर आप इसको डॉट डिजिट्स में से कोई डिजिट्स पिक कर रहे होंगे। इसी तरह ऑप्शनल एक्सपोनेंट की बात करें तो उसको भी हमने शॉर्ट किया है यहाँ पे, दिस इज एक्सपोनेंट and there is a choice among plus minus and empty string, and after that we have digits, और फिर ओवरऑल हमारे पास जो क्वेश्चन एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया है, ओवरऑल के लिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया है कि अगर इसमें से मुकम्मल में से कोई भी पैटर्न आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, और अदर ऑप्शन आपके पास क्या है कि एक्सपोनेंट आएगा और उसके साथ प्लस माइनस ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू कैन आइदर पिक 0 और 1 इंस्टेंस। इफ यू पिक 1 इंस्टेंस देन इट मीन देयर इज अ चॉइस, यू कैन पिक ओनली प्लस और ओनली माइनस। तो एक इंस्टेंस मैक्सिमम इसमें से आप पिक कर सकते हैं। और उसके बाद डिजिट्स है, और डिजिट्स ऑलरेडी आपके पास रूल है कि वो मल्टीपल डिजिट्स आप पिक कर सकते हैं। And this question mark actually representing this empty string that overall you will have nothing from this optional exponent। और आखिरी जो है ये तो बेसिक रूल है, जिससे फर्दर आगे फिर हमारे पास नॉन टर्मिनल हमें मिल रहे हैं, तो इसलिए इसमें किसी किस्म की चेंज की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने अपनी ग्रामर के जो प्रोडक्शन रूल थे उनको हमने इन शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो यहाँ पे राइट किया है। इसी तरह अब जो हमने फर्स्ट वन डिस्कस किया था कि लेक्सिकल एनालाइजर और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सो इट इज डेफिनेट दैट इट स्कैन्स अवे द ब्लैंक्स, द न्यू लाइंस, द टैब्स, ये तमाम चीजें जो है ये आपके प्रोग्राम में से इसको स्कैन आउट कर देता है। और हम इनको क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम इनके लिए, ब्लैंक्स के लिए, न्यू लाइंस के लिए, टैब्स के लिए क्या हम टोकन डिफाइन कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस एंड नो एज वेल। यस इस सेंस में इसके टोकन बनेंगे, नो इस सेंस में कि ऐसे टोकन बनेंगे कि जो आप नेक्स्ट फेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको एज अ टोकन जरूर कंसीडर करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास ऐसे टोकन नहीं होंगे जिनको हम नेक्स्ट फेज को पार्सर को दे सकते हैं। जिस तरह आप एक आइडेंटिफायर को गेट करते हैं, आप एक टोकन फाइंड कर लेते, एक नंबर फाइंड कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड फेज को भेज रहे होते हैं, लेकिन ये टोकन जो आप बनाएंगे, ये टोकन बेसिकली जो है वो पार्सर को आप नहीं सेंड करेंगे। ओके, सो ब्लैंक हमारे पास जो है उसका जो रेगुलर डेफिनेशन है वो ब्लैंक ही है, टैब की रेगुलर डेफिनेशन टैब ही है, न्यू लाइन की रेगुलर डेफिनेशन न्यू लाइन ही है, और इन तीनों को कंबाइन हमने यहाँ पे किया एज अ डेलिमिटर के तौर पे। सो दिस इज अ डेलिमिटर एंड दिस डेलिमिटर एक्चुअली हैव ऑल ऑफ दीज थ्री, द ब्लैंक और टैब और न्यू लाइन, तीनों में से किसी एक को एट अ टाइम आप पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन रूल। और ओवरऑल हम इसको व्हाइट स्पेस के कंसेप्ट के तौर पे देखते हैं। सो WS it can produce the value of delimiter plus, so we are actually explaining it कि delimiter में क्या कुछ पड़ा हुआ है, blank और tab और new line और overall plus है, so it means this is a white space, this is the representation of a white space। अब अगर इस बॉक्स में देखें जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट स्पेस का टोकन है ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर टोकन्स में। उसकी रीजन सिंपल है कि हम इसका टोकन जो है वो पार्सर को सेंड आउट नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो है इनको रीड करने के बाद, इस टोकन को रीड करने के बाद, जो कि ब्लैक टैब या न्यू लाइन की शक्ल में, हम वन स्टेप आगे चले जाते हैं ताकि हम अगले लेक्सिम जो है वो उसको फाइंड कर सके और उसको अपने प्रोग्राम के लिए प्रोसेस कर सके। सो बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर to scan out the blanks, the new lines, the tabs are simply the white spaces from your program. So overall, this is a table which represents that the tokens, their
patterns and the attribute values. So actually regular expressions जो है वो आपको patterns बता रहे हैं। जिस तरह व्हाइट स्पेस की अगर बात करें तो एज सच ये कोई टोकन नहीं है, अभी हमने इसके बारे में बात की है कि इसका एज सच कोई टोकन नहीं बनता, इसकी कोई एज सच कोई वो वैल्यू नहीं बनती जिसको हम पार्सर को भेज सकें। सो इफ की बात करें, देन की बात करें, एल्स की बात करें, ये वो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं जो एक्चुअल में एज अ पैटर्न के तौर पे हम उनको देख रहे हैं, और इनके जो टोकन बनेंगे वो एज इट इज ही बनेंगे, यानी जो इनका नाम है वही इनका टोकन नेम है। सो इफ देन एल्स है। अब इनकी एट्रीब्यूट वैल्यू, इफ की कोई पर्टिकुलर वैल्यू कुछ नहीं है, देन की पर्टिकुलर वैल्यू कुछ नहीं है, else की particular value कुछ नहीं है। So that's the reason we are writing nothing here in attribute value column. ID की बात करें, so ID में भी आप पैटर्न आइडेंटिफायर के लिए, तो इसका टोकन जो है उसकी कैटेगरी क्या बनेगी, ID बनेगी। ये तो बाय चांस हमने यहाँ पे ID लिख लिया है, आप यहाँ पे AVG लिख देते हैं, आप यहाँ पे सम लिख देते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न होता, और उसका टोकन डेफिनेटली हमारे पास क्या है वो एक आइडेंटिफायर होता। एंड इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू कहां से मिलेगी, एंड बेसिकली दिस इज ए पॉइंटर टू टेबल एंट्री। टेबल का मतलब है सिंबल टेबल में इसकी एंट्री है और वहां से हम इसको पॉइंट आउट करेंगे। इसी तरह कोई भी वैल्यू है नंबर की, तो उसकी जो कैटेगरी है, उसका जो टोकन है वो बेसिकली नम है, और ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो नंबर से रिलेटेड होगी। After that we have combination of different operators, 6 different operators आप यहाँ पे देख सकते हैं, less than equal, not equal, greater than equal। ये तमाम के तमाम किस कैटेगरी के टोकन है, ये रिलेशनल ऑपरेटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इनका टोकन जो है उसको हमने यहाँ पे नेम दिया एज अ रीलोप के नाम से। इसी तरह हमारे पास इनकी जो एट्रीब्यूट वैल्यू है, जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हम इनके अगेंस्ट यूज करेंगे, वो इसके लिए लेस देन है, दिस इज लेस देन इक्वल, LE है, दिस इज इक्वल, EQ रिप्रेजेंटिंग इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, NE, दिस इज ग्रेटर देन GT, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल GE के साथ हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही चीज नीचे एक्सप्लेन की गई है कि हर टोकन हमारे पास जो है वो उसका एक यूनिक टोकन आइडेंटिफायर भी होता है, जिससे हम उसके लेक्सीम्स को फाइंड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 के अंदर इन डिटेल ये बात हमने डिस्कस की थी कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लेक्सीम कहते हैं। अब वो किस टाइप का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या लिखे गए हैं, वो एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग बिलोंग करते हैं, और उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम टोकन कहते हैं। सो एक्चुअल में ये 3-4 कंसेप्ट जो है वो इंटररिलेटेड है, इनको समझना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो प्रोग्राम में आते हैं वो आपके लेक्सीम है। अब डेफिनेटली वो किसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और पैटर्न बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है। अब किस उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उनकी टाइप या कैटेगरी क्या हो सकती है, वो बेसिकली उसका टोकन होता है कि किस कैटेगरी से आपका पर्टिकुलर लेक्सीम जो है वो बिलोंग करता है। हमने इसको डिस्कस किया था इन डिटेल जब हमने लेक्चर नंबर 9 के ऊपर बात की थी, और वहां पे इसकी डिस्कशंस हुई थी। अब हम आ जाते हैं उसमें टॉपिक की तरफ जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी कि ट्रांजिशन डायग्राम्स जो है वो उसको बेसिकली हमने डिस्कस करना है। सो नो डाउट अबाउट दैट यू हैव स्टडीड द ऑटोमेटा कोर्स। इन ऑटोमेटा कोर्स यू हैव डिस्कस्ड द फाइनाइट ऑटोमेटा। उसमें आपने ट्रांजिशन डायग्राम्स को देखा कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स होती है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए आप डिफरेंट डायरेक्शंस को यूज करते हैं, ट्रांजिशंस को यूज करते हैं, और उन ट्रांजिशंस का कोई लेवल होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे रहते हुए आप एक पर्टिकुलर इनपुट लेटर को रीड करते हैं, और या तो स्टेट चेंज करते हैं या वहीं पे लूप करते हैं। तो बेसिकली इसको फर्दर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन डायग्राम से आप ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर। दूसरी चीज हमारे पास के रिकॉग्नाइज करना है हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को। सो ये पॉइंट्स जो है ये रिलेटेड टू हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है, जिस तरह आप देख सकते हैं
कि ट्रांजिशन डायग्राम या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको टीडी कहते हैं। These are considered as an intermediate step in construction of a lexical analyzer। कि ये बेसिकली हम एक्चुअल में दो चीजें हमारे पास। नंबर वन, एक तो हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलेशन वर्क करता है, और दूसरा काम ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको कोड करेंगे। अब कोड करने से पहले और अंडरस्टैंड करने के बाद हम इस आइडिया को मैच्योर करने के लिए एक इंटरमीडिएरी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसको हम एज ए ट्रांजिशन डायग्राम के तौर पे देखते हैं कि इनकी हेल्प से हमें, इनको बनाने से हमें हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हम अपनी जो कोड है उसको राइट अप कर सकते हैं। सो बेसिकली जो ट्रांजिशन डायग्राम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम उनको कंसिडर करेंगे कि ये डिटरमिनिस्टिक है। हम आने वाले टाइम के ऊपर इनको नॉन डिटरमिनिस्टिक वे के अंदर भी देख पाएंगे। सो एन एक्शन इज अटैच्ड विद एन एक्सेप्टिंग आवर फाइनल स्टेट। आपको बहुत जगह पे फाइनल स्टेट के साथ एक एक्शन नजर आएगा लिखा हुआ, और उसका मतलब क्या होगा कि वी रिटर्न अ टोकन एंड एन एट्रीब्यूट वैल्यू टू द पार्सर, कि हम उस फाइनल स्टेट के ऊपर हम एक रिटर्न करेंगे टोकन, और उसके साथ उसकी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट वैल्यू भी रिटर्न करेंगे। अब ये कैसे होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, दीज आर द फाइनल स्टेट्स। तो इस फाइनल स्टेट्स के अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं कि ये एक कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर की, और उसके साथ जो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो LE है यहाँ पे हमारे पास। तो इस तरह से हमें ये जो पॉइंट नंबर 3 है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नंबर 2, हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बताए गए हैं, इनको हमने यूज करना है। ये हम पहले भी इसको देख चुके हैं जब हमने ये टेबल के अंदर बात की थी, इसकी टेबल के अंदर हमने इनको देखा है। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं जो एज ए एट्रीब्यूट वैल्यू यूज होंगे अगेंस्ट ए पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टोकन, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें LE लेस देन और इक्वल टू, NE not equal to, LT less than, EQ equal to, GE greater than or equal to, and GT का मतलब जो है वो greater than होगा। अब जरा गौर करें इसके ऊपर, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी आपको यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं इसमें, दिस इज ए ट्रांजिशन डायग्राम एंड दिस इज अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स। 6 के 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे हमने कंसिडर किए। अब जरा गौर करें, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, वो जो बेसिकली हम यूज कर सकते हैं या हम राइट कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। यू कैन सी हियर लेस देन, LT लेस देन इक्वल, ये सारे यहाँ पे दिए गए। अब आपने ये देखना है, जो गौर करने वाली बात है वो ये है, इन सिंबल में से, रिलेशनल ऑपरेटर में से कुछ ऐसे सिंबल हैं जो एक ही लेटर पे कंसिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। जिस तरह ये लेस देन है, ये लेस देन और उसके साथ इक्वल भी है, सो इट मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये लेस देन और ग्रेटर देन और कॉम्बिनेशन ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट इक्वल को, और ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन के साथ दूसरा सिंबल इक्वल है, और ये सिंगल इक्वल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसको भी अगर आप कैटेगराइज करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम 3 तरह के केसेस हमारे सामने हैं। नंबर 1, लेस देन सिंबल के साथ कितने रिलेशनल ऑपरेटर स्टार्ट होते हैं। एक तो ये हो सकता है जिसमें सिर्फ ये लेस देन है, एक में स्टार्ट हो सकता है लेस देन के साथ इक्वल है, एक में लेस देन के साथ ग्रेटर देन है जो रिप्रेजेंट करता है नॉट को। सो इट मीन के 3 ऑप्शन आपके पास रिलेट करते हैं किसके साथ, ये लेस देन के साथ, और 2 आपके पास सिंबल ऐसे हैं रिलेशनल ऑपरेटर में इनका स्टार्टिंग सिंबल या लेटर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन का सिंबल है, और एक रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा है जिसका स्टार्टिंग जो है वो किसके साथ है, वो इक्वल के साथ है। अब अगर इसमें आप देखें, अगर आप गौर करें यहाँ पे, लेट्स से वी आर इन ए स्टेट 0 एंड दिस इज द स्टार्ट स्टेट बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिंबल, वी आर यूजिंग अ ट्रांजिशन दैट इज कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कि ये स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट स्टेट है 0 आपकी। अब इसके अंदर अगर हम इस केस को देखें, पहले 3 केसेस की बात करें, तो
अगर हम ये अज्यूम करें कि जीरो स्टेट पे रहते हुए आपको ये लेस देन का साइन मिलता है, तो डेफिनेटली इसको रीड करके आप कहां पे जाएंगे, आप स्टेट चेंज करेंगे, आप स्टेट नंबर 1 पे आ जाएंगे। ओके, आप स्टेट 1 पे जब आ जाएंगे तो आगे फर्दर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लेस देन के साथ इक्वल सिंबल को यूज कर ले। ओके, इफ दिस इज द केस at state 1, if you read equal, you will go into the state number 2, that is the final state, and you will return a token with relational operator category and its value attribute value is LE। तो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट वन हमने लेस देन को यूज किया और स्टेट 1 पे चले गए और वहां पे हमें इक्वल मिला तो हम स्टेट 2 पे चले गए। It means combination of relational operators have been completed. So this is the final state, and you must have to return a token of relational operator category, और इसकी जो particular attribute value है वो आपके पास क्या है, वो LE के तौर पे आप यहाँ पे उसको देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि दूसरी चॉइस क्या हो सकती है स्टेट 1 पे, पॉसिबल है कि आपको ये ग्रेटर देन साइन मिल जाए। ओके, so at state 1, if you have this greater than sign, you will go into the state number 3, that is also final, because from state 0 to 1 and 1 to 3 you have actually read the less than greater than overall this combination representing not equal, so you must return a token with relational operator category and its particular attribute value is NE not equal। और इसी तरह हमारे पास जो है हम इसके बाद एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि आपको, एक ऑप्शन तो ये था कि इसके बाद आपको इक्वल मिल गया लेस देन के बाद, या आपको ग्रेटर देन मिल गया। एक ऑप्शन ये भी तो है कि आपको इस लेस देन के बाद कुछ भी नहीं मिलता, मीन ना इक्वल मिलता है ना ग्रेटर देन मिलता है, इसके अलावा कोई और सिंबल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, इफ दिस इज द केस, if you read anything else the less than operator, you will go from state 1 to state 4, and basically this is a final state as well, but it has a star upon it which represents that you must retract one symbol left। क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई भी सिंबल आपको मिलता है तो आप स्टेट 1 से स्टेट 4 पे नो डाउट आप चले जाएंगे, आप रिटर्न कर देंगे अपना टोकन रिलेशनल ऑपरेटर का, किस साइन के साथ, लेस देन के साथ। लेकिन लेस देन तो कैसे हुआ, या तो आपने कोई और ही सिंबल रीड कर लिया है, तो वो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस फाइनल स्टेट के ऊपर आप स्टार को राइट करेंगे वो इस चीज को कंफर्म करेगा कि आप एक्चुअल में जो है वो यहाँ पे रिट्रैक्ट करेंगे वन सिंबल, आखिर में जो आपने रीड किया है उसको डिस्कार्ड करेंगे, और उसके अलावा जो इनपुट थी, यानी जब इसको डिस्कार्ड हम कर देंगे तो इससे पहले आपने जो इनपुट रीड किया वो सिर्फ लेस देन सिंबल है, तो ये वो वाला टोकन रिटर्न करेगा इस एक सिंबल को डिस्कार्ड करते हुए। जब डिस्कार्ड करेंगे तो यहां से जो टोकन रिटर्न होगा हमारे पास वो रिलेशनल ऑपरेटर कैटेगरी का ही होगा, और उसका जो नेम है या वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो एंटी के तौर पे आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये रिट्रैक्ट का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम डिस्कशंस कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की डायग्राम्स के ऊपर, रिलेशनल ऑपरेटर्स की पैटर्न्स के ऊपर। तो पॉसिबल है कि यूजर जो है वो प्रोग्रामर कुछ भी टाइप कर सकता है, तो इसका मतलब अदर सिंबल अगर मिलेगा तो वो जो कि रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं होगा, तो डेफिनेट बात है कि वहां पे फिर हमें वो वाला पार्टिकुलर सिंबल जो है वो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है, ये तीनों केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए कि ये कैसे वर्किंग कर रहे हैं। एक केस ये हो सकता है कि आप ग्रेटर देन सिंबल आपको मिले स्टार्ट स्टेट के ऊपर, या आपको ग्रेटर देन के साथ फिर बाद में इक्वल मिले। सो पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन की क्या है, सो जीरो स्टेट पे अगर आपको ग्रेटर देन सिंबल मिलेगा आप स्टेट 6 पे चले जाएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या है कि आपको इक्वल भी मिले। So if you read equal, you will go into this state number 7, that is the final, and you will return a token that will be actually greater than equal, जो कि GE के साथ जो है वो हमने यहाँ पे राइट किया है। और दूसरा केस इसका क्या हो सकता है,
कि यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद कोई भी सिंबल आपको यहाँ पे ना मिले। अगर ये केस है तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन सॉरी अगर ग्रेटर देन के बाद आप 6 स्टेट पे चले गए और आपको कोई और सिंबल यहाँ पे नहीं मिलता तो कंफर्म है कोई और सिंबल की रीडिंग करने के ऊपर आप स्टेट 8 पे चले जाएंगे। अगेन ये फाइनल स्टेट है, लेकिन स्टेरिक इसके साथ आप देख रहे हैं ऑन टॉप ऑफ इट हमने यहाँ पे प्लेस किया है जो इस चीज को कंफर्म कर रहा है। हम यहाँ पे रिट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में जो सिंबल यूज किया है, आखिरी सिंबल हमने रीड किया है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे और इस तरह से जो पैटर्न हमें यहाँ से मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन का। So we will must return a token of relation operator category and its attribute value will be of GT। और आखिरी केस क्या हो सकता है कि इक्वल आप यूज कर रहे हैं, स्टेट 0 पे रहते हुए आपको अगर इक्वल मिलेगा डायरेक्टली आप स्टेट 5 पे जाएंगे एंड यू विल मेक श्योर दैट आवर टोकन विल रिटर्न विद एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ EQ जो कि इक्वल से रिलेटेड है। और मेरा ख्याल है ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम कुछ और डायग्राम्स की बात करते हैं और ट्रांजिशन डायग्राम्स की बात करते हैं। जिस तरह अब हम बात करेंगे आईडी की बात करेंगे, आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं ये जरा गौर से आपने देखने। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल में एज अ रिजर्व वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पैटर्न है वो वैसे ही होता है जिस तरह हमारे पास आइडेंटिफायर्स का होता है। तो इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना या उनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम उसी की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। यूजुअली कीवर्ड्स लाइक if, then or else are reserved, so they are not identifiers even though they look like identifier। वो बिल्कुल आइडेंटिफायर्स की तरह ही फील होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनका जो हमने मीनिंग है वो उसको रिजर्व कर दिया है, सो वी कंसीडर देम एज द रिजर्व वर्ड्स। तो इसलिए हम इनको आइडेंटिफायर कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। जब शामिल नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व करेंगे या इस इशू को कैसे टैकल करेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये पार्टिकुलर आइडेंटिफायर जो है वो आपके डायग्राम के अंदर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्रांजिशन डायग्राम में। तो स्टेट्स के जो लेबल्स हैं वो आप गौर से देखिएगा। स्टेट 0 से हमने स्टार्ट किया था रिलेशनल ऑपरेटर को और 8 स्टेट पे हमने इसको एंड किया है। नेक्स्ट डायग्राम जो हम बना रहे हैं उसको 9 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक पार्टिकुलर आइडेंटिफायर के लिए हमने जो डायग्राम बनाई है उसमें 3 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 9, स्टेट 10 एंड स्टेट 11। स्टेट 11 इज द फाइनल एंड स्टेट 9 इज द इनिशियल स्टेट। ओके, तो अब आइडेंटिफायर का जो हमने यहाँ पे रूल देखा था, अगर आपको याद हो तो वो आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया था आइडेंटिफायर के रूल को। वो कुछ इस तरह से था, स्लाइड नंबर 3 पे हमने बात की थी कि आईडी में लेटर होगा फर्स्ट और उसके बाद लेटर या डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इससे हट के आप आइडेंटिफायर की कोई डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम भी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसको देखते हुए फर्स्ट वन मस्ट बी लेटर एंड आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और डिजिट विल बी 0 और मोर टाइप कैन कम। तो उसको देखते हुए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट 9 पे आपको कोई लेटर मिलेगा, आप स्टेट 10 पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको लेटर या डिजिट मिलेगा, आप स्टेट 10 पे ही रहेंगे। और उसके बाद अगर कोई और डिजिट, कोई क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, स्पेशल सिंबल मिल जाता है, कोई और चीज मिल जाती है, तो आप स्टेट 11 पे चले जाएंगे और वहां से रिटर्न करेंगे टोकन। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बिट चेंज की है हमने, इसका स्टाइल आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है। वी आर एक्चुअली कॉलिंग फंक्शंस। हम लिख रहे हैं गेट टोकन और नंबर 2 हम लिख रहे हैं इंस्टॉल आईडी। इसका क्या मतलब है, हम दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं आइदर रिटर्न अ पॉइंटर के सिंबल टेबल के अंदर, हमने पहले बात की है कि जो रिजर्व कीवर्ड्स होंगे हम उनको सिंबल टेबल में पहले से रख देंगे। तो
जब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो या तो हम रिटर्न करेंगे पॉइंटर के उस पार्टिकुलर लोकेशन में सिंबल टेबल के अंदर आपका ये रिजर्व कीवर्ड पड़ा हुआ है, ये इसको पॉइंट करेंगे कि इस पे इसको स्टोर कर दें, और जीरो या जीरो का मतलब होगा कि ऑलरेडी हमने इसको रिजर्व किया हुआ है। ओके, तो ये जो सेकंड है इंस्टॉल आईडी का फंक्शन जिसको हम यहाँ पे एज अ प्रेजेंट कर रहे हैं या एज एट्रीब्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हम बात कर रहे हैं कि या तो हम बता देंगे कि ये एक पार्टिकुलर लीगल आइडेंटिफायर है और इसको पार्टिकुलर पॉइंट करेंगे कि सिंबल टेबल में किस जगह पे इसको प्लेस कर दें, या अगर जीरो रिटर्न करेंगे अगर ऑलरेडी ये एक रिजर्व कीवर्ड है जिसको आप यहाँ से मैच कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ए गेट टोकन। अब इन दोनों को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये गेट टोकन और इंस्टॉल आईडी को हम फर्दर किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं। सो एट स्टेट 11 वी मस्ट रीट्रैक्ट वन स्टेप, तो जो आखिरी लेटर रीड किया है उसको इग्नोर करेंगे और उससे पहले जो कॉम्बिनेशन पिक हुआ है उसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि क्या वो एक रिजर्व कीवर्ड है या वो हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिफायर। अब इसमें हमारे पास जो है जो एग्जांपल आइडेंटिफायर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर मैं 4A इसको देखता हूं तो दिस इज टोटली रिजेक्टेड के स्टेट 9 पे आप डिजिट रीड करना चाह रहे हैं लेकिन ऑप्शन आपके पास सिर्फ क्या है, लेटर का है। सो दिस स्ट्रिंग और आइडेंटिफायर विल स्ट्रांगली बी रिजेक्टेड। इफ की बात करें, अब ये भी रिजेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक रिजर्व कीवर्ड है और इसकी इंफॉर्मेशन हम पहले ही सिंबल टेबल में प्लेस कर चुके हैं। एवीजी की बात करें, एक्सेप्ट हो जाएगा। कोड 4 की बात करें, ये भी इस पैटर्न के ऊपर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इन दो चीजों को, जो हमने गेट टोकन और इंस्टॉल आईडी की बात की है, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही है कि there are different ways to handle reserve words that look like identifiers, कि हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास 2 ways है इनको हैंडल करने के। पहला तरीका क्या है जो हम अडॉप्ट किया था, अभी आपके सामने नजर आ रहा था कि इंस्टॉल द रिजर्व वर्ड्स इन द सिंबल टेबल इनिशियली, सबसे पहले इनको वहां पे स्टोर कर दें और उसके बाद जब हम गेट टोकन को कॉल करेंगे इट एग्जामाइंस द सिंबल टेबल एंट्री फॉर द लेक्सिम फाउंड, के गेट टोकन से हम कंफर्म करेंगे कि सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्री पड़ी है जो हम भेज रहे हैं लेक्सिम की, कि क्या वो एक आइडेंटिफायर होगा या वो हमारे पास कीवर्ड्स का कोई टोकन है जिसको हम रीड कर चुके हैं। और इंस्टॉल आईडी ये कंफर्म करेगी कॉल दैट प्लेसेस द आइडेंटिफायर इन सिंबल टेबल इफ इट इज नॉट ऑलरेडी देयर, अगर वहां पे सिंबल टेबल नहीं पड़ा तो हम उसको इंस्टॉल कर देंगे, यानी हम उसको सिंबल टेबल के अंदर ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिजर्व वर्ड्स को हैंडल करने का, कि आप हर रिजर्व वर्ड के लिए जो एक ट्रांजिशन डायग्राम बना दें। उससे क्या होगा, अगर जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं उतनी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो 1 बाय 1 ट्रांजिशन डायग्राम से जाएंगे। आप सबसे पहले कीवर्ड्स को चेक करेंगे, अगर उन पैटर्न में से कोई भी नहीं है फिर आप आइडेंटिफायर की ट्रांजिशन डायग्राम में जाएंगे और उसको चेक करेंगे। सो दिस इज ए लेंथी प्रोसेस, और यूजुअली हम जो फर्स्ट जो वे है हम नॉर्मली उसको अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें हम अपने जो रिजर्व वर्ड्स हैं और आइडेंटिफायर्स हैं हम उनको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, और इनिशियल में हम अपने रिजर्व वर्ड्स जो है उसको सिंबल टेबल के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम्स है अबाउट अनसाइंड नंबर्स है, अनसाइंड नंबर की 2-3 कैटेगरी हमने देखी थी। नंबर आपके पास इंटीजर भी हो सकता है, नंबर आपके पास पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती है, नंबर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर प्लस माइनस वैल्यूज भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें आपके पास हो सकती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन आप देख सकते हैं, अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप शुरू करें इसको तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे एंड किया था इसको स्टेट 11 पे, और नेक्स्ट में ये स्टेट 12, 13 एंड सो ऑन टू 19, 20 टू 24 एंड 25 टू 27 स्टेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास, अब अगर ये डायग्राम, ये लास्ट ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये रिलेटेड टू इंटीजर्स है, आपको कोई नंबर मिलेगा 25 पे, आप डिजिट से आप 26 पे जाएंगे, एनी अदर डिजिट आपको मिलते रहेंगे 26 पे रहेंगे,
और अदर देन डिजिट कोई सिंबल आपको मिलेगा तो आप 27 पे चले जाएंगे एंड यू विल retract star representing that you will retract one step back just to make sure that you have read an integer. Okay. इसी तरह इस ऊपर वाली डायग्राम मिडिल डायग्राम की बात करें तो ये पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एट स्टेट 20 you will read digit or more than one line digit you will remain in state 21. After that, if you read dot, you will go to the state 22, and similar is the case after dot, digit and more than one line digit आप 23 पे read करते रहेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई और सिंबल मिलेगा तो आप 24 पे जाएंगे, रिट्रैक्ट करेंगे वन स्टेप और इस तरह पॉइंट वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी. यू विल रिटर्न अ नंबर एंड इंस्टॉल नंबर फंक्शन कॉल करेंगे यानी एक न्यू नंबर जो आपको रिसीव यहाँ पे हुआ होगा. इन्हीं चीजों को कंबाइन किया ऊपर वाले केस में. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट 12 पे डिजिट मिलेगा और अगर सिंगल डिजिट है तो आप सिंगल और मोर देन वन लेंथ का इंटीजर है तो आप 13 पे मूव करेंगे. पॉइंट वैल्यू है तो आप 14 और से जाते हुए 15 पे चले जाएंगे यहाँ पे. और इसी तरह एक पॉसिबिलिटी है आपके पास नंबर जो है वो पॉइंट वैल्यूज पे कंसिस्ट नहीं करता, आप डिजिट्स को रीड करते हैं और एक्सपोनेंट वैल्यू मिलने के ऊपर की को रीड करते हुए आप डायरेक्टली 16 पे चले जाते हैं और उसके बाद आपको कोई नंबर मिलता है तो आप 18 और उसके बाद आप 19 पे चले जाएंगे. दैट इज द फाइनल. या एक ये कि पॉइंट वैल्यू आप गेट करते हुए 15 तक आ गए और उसके बाद जो है आपको एक्सपोनेंट वैल्यू मिलती है, आप 16 पे जाते हैं और फिर प्लस माइनस में से को पिक करते हुए अदर डिजिट्स के साथ आप उसमें जा सकते हैं. लाइक दैट अगर हम ये बात इसको थोड़ा सा देख लें डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ वी हैव अ नंबर लाइक दैट हमारे पास एक नंबर है 23 और उसके बाद एक्सपोनेंट है और इसी तरह हमारे पास एक नंबर है 23.45 और एक्सपोनेंट है. दोनों केसेस के अंदर आप 16 स्टेट पे जा रहे हो. 12 पे आपने डिजिट रीड किया, 13 पे रीड करते गए, 23 तक दोनों सिमिलर है. उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डॉट को रीड करेंगे, डॉट को रीड करते हुए 45 रीड करते हुए आप 15 पे और एक्सपोनेंट को रीड करते हुए आप 16 पे जाएंगे. या 23 आपके पास नंबर था, आपने रीड किया आप 13 में और डायरेक्टली आपको एक्सपोनेंट मिलेगा तो आप वहां पे चले जाएंगे, आप स्टेट 16 पे जा सकते हैं. और आगे फिर फर्दर चॉइस है, either you will pick plus minus value and digits and you will go into state 19 or directly you will read any digit at state 18 और उसके बाद आप 19 में जा सकते हैं. तो ये जो स्टैटिक है अब इसका क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें से लास्ट कैरेक्टर जो है सिंबल जो है हम उसको इग्नोर करते हैं ताकि हमारी रिमेनिंग प्रीवियस प्रीफिक्स इनपुट जो है वो हम उसको एक कंक्लूड कर सके कि वो किस पार्टिकुलर जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करती है. ओके. इसी तरह हमारे पास डेलिमिटर्स का एक हमने ये बनाया है ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट्स आर 28, 29, 30. कोई डेलिमिटर मिलेगा आप 29 पे जाएंगे, ब्लैक है, टैब है, कुछ भी है, जब तक मिलता रहेगा 29 पे रहेंगे. अदर सिंबल मिलेगा तो आप 30 पे जाएंगे और डेफिनेटली यू विल रिट्रैक्ट वन सिंबल फ्रॉम देयर. तो जो मेजरली हमने डिस्कस किए हैं डायग्राम्स, अगर आप गौर करें 5 डायग्राम शायद डिस्कस किए हैं हमने. एक डायग्राम हमने ये डिस्कस की है फ्रॉम 0 to 8 तक जो थी रिलेशनल ऑपरेटर्स की. दूसरी डायग्राम जो हमने डिस्कस की है वो आइडेंटिफायर से रिलेटेड है एंड इट्स सीक्वेंस इज 9 to 11. आप दिस इज वेरी की, आप इनकी स्टार्टिंग पॉइंट नोट करते रहिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर की 0 है, आइडेंटिफायर की हमारे पास यहाँ पे 9 है. और इसी तरह फिर हमने नंबर्स को देखा है, जो 12 वाली है वो एक्सपोनेंट नंबर्स को बिलोंग करती है, 20 वाली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है और 25 वाली जो है वो किससे बिलोंग करती है, वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल इंटीजर से बिलोंग करती है. और उसके बाद जो डायग्राम हमने डेलिमीटर की देखी है उसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 28 है. सो वी हैव मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स इन डिफरेंट ट्रांजिशन डायग्राम. 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, 9 स्टार्टिंग पॉइंट है, 12 स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 स्टार्टिंग पॉइंट है, 25 स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी तरह 28 जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है. इन्हीं को देखते हुए सिंपली अब हमने इनको इंप्लीमेंट किया है इन ट्रांजिशन डायग्राम्स को. अगर इस ट्रांजिशन डायग्राम्स की जो स्टेट्स हैं इनको अगर हम देखें तो जो स्टेट्स के लेबल है मीन स्टेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है,
इनको कोड करने के लिए हमने स्विच स्ट्रक्चर के अंदर लिख दिया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसकी बात करें तो 0 से 8 तक है। हम इस तरह से स्विच स्ट्रक्चर बनाएंगे और एज एक्सप्रेशन के तौर पे हम यहाँ पे स्टेट देंगे और स्टेट का जो भी लेबल होगा वो हमारे पास केसेस बनेंगे। सो स्टेट 0 है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करते चले जाएंगे। इसको हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसी कंटिन्यूएशन के अंदर हम इनके केसेस बनाते जाएंगे और इसी तरह इसमें जो है वो हम फॉरवर्ड होते चले जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो है वो एक फेल फंक्शन जो है वो बन जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको आपके सामने। इनिशियली हमने डिक्लेरेशन की है, ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं, एक स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 है और जो स्टार्ट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 है, क्योंकि स्टार्ट स्टेट आपके पास 0 है और जहां जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं उसका लेवल भी हमारे पास जो है वो 0 है। इसी तरह लेक्सीम बिगनिंग के किस लेक्सीम को आप रीड करेंगे, स्टार्ट पॉइंट क्या है उसका, और इक्वल कर देंगे फॉरवर्ड के। अब फॉरवर्ड जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे, एक लेवल बढ़ते जाएंगे, अपनी ट्रांजिशन डायग्राम्स के अंदर मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे फॉरवर्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो हम लेक्सीम बिगनिंग को असाइन करते चले जाएंगे। इनिशियल में वो फॉरवर्ड की वैल्यू हमने लेक्सीम बिगनिंग को दी। इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी बॉडी जो हमने बनाई है, पूरा फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है, इससे हमें टोकन रिटर्न होगा और ये नेक्स्ट टोकन जो है हम उसके नाम का फंक्शन बनाया है जो कि हमें एक टोकन को रिटर्न करेगा। जो भी चीज रिटर्न करेगा हम उसको एज अ टोकन कंसिडर करेंगे। व्हाइल जब तक हमारा इनपुट चलती रहेगी, स्कैनिंग हम करते रहेंगे, हम रीडिंग करते रहेंगे, प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस चलता रहेगा। रिपीट अ कैरेक्टर प्रोसेसिंग अंटिल अ रिटर्न और फेलियर अकर। जब तक आपकी प्रोसेसिंग कंटिन्यू है, आप रिटर्न कर रहे हैं और या आपको फेल कर जाता है सिस्टम आपका, आप अदर देन यूर इंटेंडेड डायग्राम्स के अलावा कुछ और देना शुरू हो गए, और ना रिलेशनल ऑपरेटर है, ना वो आपके पास नंबर है, ना वो आपके पास डेलिमीटर है, ना वो आपके पास आइडेंटिफायर है, इसके अलावा किसी और तरह की कोई चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इन दैट केस the failure will occur and definitely overall this process will be discontinued। हमने स्विच स्ट्रक्चर लगाया, हमने स्टेट एज एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टेट की वैल्यू इनिशियल में 0 है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। हम जैसे ही बॉडी में आए हमने केसेस लगाए, केस 0 पे हम मैच कर रहे हैं, एक कैरेक्टर हमारी इनपुट का क्या है, नेक्स्ट 4 फंक्शन के थ्रू हम रीड कर रहे हैं और वो वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं सी को, एंड सी इज वर्किंग एज अ लुक अहेड कैरेक्टर हियर, कि यहाँ से जो कैरेक्टर आपको मिलेगा वो हम यहाँ पे सी को देंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या हमारा कैरेक्टर ब्लैंक तो नहीं है, क्या वो टैब तो नहीं है, क्या वो न्यू लाइन तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ है तो फिर आप बॉडी में जाएंगे, स्टेट को वही रहने देंगे, स्टेट को 0 ही रखेंगे, उसमें चेंज नहीं लेके आएंगे, और लेकिन लेक्सीम बिगनिंग प्लस प्लस कर देंगे। ये लेक्सीम बिगनिंग जो कि स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा था, हम उसको एक लेवल राइट शिफ्ट कर देंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि आपके पास जो है इनकी वर्थ नहीं है, ये ऐसे टोकन नहीं है जिनको, ये कैरेक्टर्स नहीं है जिनको हम नॉर्मली रीड करते हैं या इसको पार्सर को भेजते हैं। तो अगर तो ये ब्लैंक टैब न्यू लाइन में तो हम बॉडी में जाएंगे, अगर आपने जो कैरेक्टर रीड किया है वो इनमें से नहीं है तो डेफिनेटली आप इस इफ के एल्स में जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एल्स में जाएंगे, वहां पे अगेन इफ कंडीशन है, और यहाँ पे अब आप गौर करें कि स्टेट 0 पे रहते हुए आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो आपको लेस देन सिंबल मिलेगा, या आपको इक्वल मिलेगा, या आपको ग्रेटर देन मिलेगा। तो हमने वही चीजें चेक की है। अगर कैरेक्टर जो है वो लेस देन है तो स्टेट 1 पे स्टेट को सेट कर दे 1, अगर ये लेस देन है तो स्टेट सेट कर दे 1, यानी अब आप अगली स्टेट पे चले गए। एल्स अगर ये भी नहीं है, अगर आपका कैरेक्टर इक्वल है तो फिर अपनी स्टेट को सेट कर देंगे किसके इक्वल, 5 के। अगर ये भी नहीं है कैरेक्टर तो फिर चेक करें कैरेक्टर आपका ग्रेटर देन है, अगर ये है तो फिर स्टेट को सेट कर देंगे इक्वल टू 6। अगर इन तीनों केसेस में नहीं है, एल्स स्टेट इक्वल कर दें
फेल फंक्शन के, यानी फेल फंक्शन कॉल करें कि आपका इनमें से ये जो पार्टिकुलर पैटर्न था रेगुलर रिलेशनल ऑपरेटर्स की डायग्राम, इनमें से किसी केस को हमने मैच नहीं कर सके, तो कंफर्म कर रहे हैं कि लेक्सीन एक रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो इनपुट दी है वो कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, उसको किसी और डायग्राम में चेकआउट किया जाए। तो उसके लिए हम फेल फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम फेल फंक्शन के ऊपर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं 2-3 स्लाइड्स के बाद ये फेल फंक्शन हमें यहाँ नजर आ रहा है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेक्सीन बिगिनिंग इस वक्त जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं वो फॉरवर्ड को दे देंगे, क्योंकि अब आपने ऑनवर्ड उस पर्टिकुलर लोकेशन से आगे मूव करना है, राइट मूव करना है, इसलिए हम उसको उठा के जो है वो फॉरवर्ड वेरिएबल को उसको असाइन कर रहे हैं। हमने जो स्टार्ट वैल्यू जो कि एक्चुअल में 0 थी वो स्विच में यहाँ पे हम एज अ एक्सप्रेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, और वो देने के बाद हमारे पास जो है हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू 0 है। सो केस 0, डेफिनेटली इस वक्त स्टार्ट वैल्यू 0 थी हमारे पास। अगर ये केस ट्रू होता है तो आपने क्या करना है, स्टार्ट को सेट कर देना है अगली डायग्राम के लिए। तो अगली डायग्राम का जो स्टार्ट सिंबल है वो क्या है, वो 9 है। इसीलिए मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता के आया था कि आपने क्या करना है, एक्चुअल में आपने इन स्टार्ट स्टेट्स को याद रखना है। डिफरेंट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो स्टार्ट स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर की स्टार्ट पोजीशन 0 है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमें नहीं मिला हमारा इंटेंडेड ऑपरेटर जो भी था, सिंबल जो था। हम इसके बाद शिफ्ट कर रहे हैं कि इसमें स्टेट 9 को सेट कर रहे हैं कि इसको आइडेंटिफायर की कैटेगरी में चेक किया जाए। तो एक स्टार्ट पोजीशन 9 है, एक स्टार्ट पोजीशन 12 है, एक 20 है, एक 25 है, और एक इसी तरह हमारे पास जो है वो 28 है। इसको आपने जो वो जहन में रखना है कि ये क्या है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसी में आ जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट केसेस है, ये केस इज इक्वल टू 0, स्टार्ट इज इक्वल टू 9, कि हमने केस 0 जो है वो नहीं मिला हमें, सॉरी मैच कर गया है स्टार्ट के साथ। तो स्टार्ट को अब सेट करेंगे 9 को और ब्रेक करेंगे। जैसे ब्रेक करेंगे स्विच स्ट्रक्चर से बाहर आएंगे तो इस स्टार्ट को हम रिटर्न करेंगे। अब स्टार्ट के पास याद रखेंगे वैल्यू क्या है, हमारे पास 9 है। तो ओवरऑल ये जो फेल जो फंक्शन है ये क्या करता है, स्विच टू नेक्स्ट ट्रांजिशन डायग्राम, ये आपको अगली डायग्राम की तरफ रेफर कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट लेके वैल्यू जब जाएंगे रिटर्न बैक होंगे इसी पोजीशन पे, तो ये वैल्यू मिलेगी स्टेट को, ब्रेक करेंगे और हम अपने स्विच स्ट्रक्चर में से आउट हो जाएंगे। हम जैसे स्विच स्ट्रक्चर में से आउट होंगे, लेकिन हम लूप में से आउट नहीं हुए, हम अगेन उसके बाद जो है इस लूप की वजह से दोबारा इन हो जाएंगे और दोबारा से स्विच के स्टेट जो है जो कि अब 9 हो चुकी है वो यहाँ पे एज एक्सप्रेशन यूज करेंगे और फिर अगेन मल्टीपल केसेस जो है वो उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो अब जिस तरह ये केस 0 का कोड लिखा है, इसी तरह इस रिलेशनल ऑपरेटर की जो डायग्राम है 1 2 3 4 5 6 ये डिफरेंट डायग्राम जो है इनमें हम इन कोड्स को चेक करेंगे। ओके, तो इस तरह ये तमाम रेलेवेंट केसेस जो है वो आप यहाँ पे सिंपली राइट कर सकते हैं। ओके, अब इससे नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की है कि हमारे पास जो स्टेट है उसकी वैल्यू अब 9 है हमारे पास, तो अब हम केस 9 में आ जाएंगे और उसमें ये वही फंक्शन नेक्स्ट चार के थ्रू हमने कैरेक्टर रीड किया, सी को मिला। अगर हमारा कैरेक्टर इसके अकॉर्डिंग इस वो लेटर है तो डेफिनेट हम स्टेट 9 से मूव करते हुए स्टेट 10 पे चले जाएंगे। सो वी आर सेटिंग इफ आवर कैरेक्टर इज लेटर देन द स्टेट विल बी इक्वल टू 10, और अगर ये नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो एल्स में फिर क्या करेंगे, स्टेट इज इक्वल टू फेल कर देंगे। तो आप फिर फेल फंक्शन को कॉल करेंगे, वो आपको अगेन जो है वो नई डायग्राम की तरफ शिफ्ट कर देगा। और लेट्स से अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, स्टेट इज इक्वल टू 10 है, आप ब्रेक करते हैं और ओके दोबारा अगेन रीसाइकिल करते हुए आप दोबारा अगेन आते हैं, केस 10 को मैच करते हैं क्योंकि आप केस 10 के अंदर है और उसमें फिर लेटर रीड करते हैं। अगर वो कैरेक्टर मिलता है तो आप स्टेट 10 रखेंगे, अगर आपको कोई और लेटर मिलता है तो आप स्टेट को 11 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। और इसी तरह अगर हम दोबारा आइटरेट करते हुए लूप के थ्रू दोबारा इन होंगे बॉडी में और केस हम स्टेट 11 पे मौजूद है,
हम रिट्रैक्ट करेंगे वन सिंबल और हम इसमें डिस्कार्ड करेंगे अपनी इनपुट के अंदर आखिरी कैरेक्टर जो है, और जो लेक्सिकल वैल्यू है वो इक्वल करेंगे किसके, इंस्टॉल आईडी के। तो ये हम बात पहले देख चुके हैं। इंस्टॉल आईडी अब चेक करेंगे सिंबल टेबल में, अगर सिंबल टेबल में हमने ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, रिजर्व कीवर्ड है तो भी ये हमें दे देगा, अगर वो रिजर्व कीवर्ड नहीं है तो ये वहां पे ऐड कर देगा। सो इन एनी केस द लेक्सिकल वैल्यू विल बी पॉपुलेटेड बाय यूजिंग दिस आइडेंटिफायर वैल्यू। तो हम रिटर्न करेंगे गेट टोकन और लेक्सिकल वैल्यू हम पास कर देंगे कि जो हमने वैल्यू रीड की है वो गेट टोकन फंक्शन के अंदर हम उसको पास कर देंगे। सो इट बेसिकली गेट टोकन फंक्शन रीड टोकन नेम फ्रॉम सिंबल टेबल, कि वो आइडेंटिफायर है या हमारे पास जो है एक रिजर्व कीवर्ड। सिमिलर इज द केस विद थर्ड डायग्राम, इसमें भी वही कुछ है कि किस तरह से आप ये c नेक्स्ट चार क्या कर रहा है, आपके फॉरवर्ड वेरिएबल को एडवांस कर रहा है, एक लेवल राइट शिफ्ट कर रहा है। रिट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है, वो आपके फॉरवर्ड वेरिएबल को पॉइंटर को एक लेवल पीछे लेके जाता है। और इसी तरह इंस्टॉल नंबर या इंस्टॉल आईडी जो है ये एक पार्टिकुलर रीजन के ऊपर चेक करते हैं कि लेक्सिन बिगिनिंग से फॉरवर्ड तक आप बेसिकली जो रीड कर चुके हैं एक वो कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन, वो हमारे पास बेसिकली क्या है। सो जितने भी आपके डायग्राम्स के अंदर केस नंबर्स है, दीज केस नंबर्स आर करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन डायग्राम स्टेट्स। तो मेरा ख्याल है इजीली आपको ये आइडिया मिल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को या आइडेंटिफायर्स को या नंबर्स को या वाइट स्पेसेस को बेसिकली किस तरह से कोड करना है, कोड के अंदर हमने इसको राइट अप करना है। ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए या परफॉर्म करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड द ट्रांजिशन डायग्राम टीडी फॉर स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ईच वॉवल लुक लाइक। तो आप एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे जिसमें हर वॉवल यानी कि ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स जो है आपने इनको यूज करना है, और आपके किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर ये वॉवल अवेलेबल है तो वो बेसिकली आपकी ट्रांजिशन डायग्राम में एक्सेप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिंग को रिजेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, और डेफिनेटली इसमें जो अल्फाबेट होगा वो तमाम अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे ए टू जी। और सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट डिफरेंस क्या है, आपने उसी तरह ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है और हर वॉवल जो है उसमें ऐड करना है, होना चाहिए पार्टिकुलर स्ट्रिंग में जो एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन इन देयर स्ट्रिक्ट लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इसको बनाना है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं वी हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, लेकिन जब हमने इसको अरेंज किया है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में तो हम सबसे पहले 1 को लिख रहे हैं, उसके बाद 10 को लिख रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास एक जैसे नंबर जो है वो स्टार्ट पे आ सकते। अगर हमने यहाँ पे 100 नंबर दिया होता तो फिर 1 के बाद 10 और 10 के बाद फिर हम 100 को यहाँ पे राइट अप कर देते हैं। सो दिस इज द वे टू राइट इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, टू सॉर्ट आउट इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ओके, तो मेरा ख्याल है ये तमाम की तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। जो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, सिंपली हमने देखा है लेक्सिकल एनालाइजर के बेसिक फंक्शन क्या है, और हमारे पास जो ट्रांजिशन डायग्राम्स है वो कैसे वर्कआउट करती हैं, और उनको देखते हुए हम अपना कोड जो है वो कैसे राइट अप कर सकते हैं। और फाइनली हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये एज असाइनमेंट के तौर पे देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो इसको देखें, अंडरस्टैंड करें। हम इंशाल्लाह जब इसका पार्ट नंबर 3 के साथ आएंगे तो मोर कंसेप्ट्स जो है, जो रिमेनिंग सबसीक्वेंट कंसेप्ट्स हैं, हम उनको वहां पे कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।